गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार। आज हम टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप में जो आखिरी ओनरशिप हमारे सिलेबस में उसको पढ़ने जा रहे हैं, वो है सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडिंग, एकाकी व्यापार देखा। उसके बाद पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस देखा, साझेदारी व्यापार। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी से पूंजी उपक्रम, इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ये सब हमने देखी। अब हम आखिरी टाइप्स ऑफ ओनरशिप देखने जा रहे हैं, वो है सहकारी समिति। हमने जैसे सभी ओनरशिप में देखा उसकी बेसिक डेफिनेशंस, उनके लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, उनके मेरिट्स, लाभ, लिमिटेशंस, डिमेरिट्स, सीमाएं और कंपैरिजन जहां तक संभव हो। यहां भी हम ऐसा ही कुछ पढ़ने वाले हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण आर्थिक और सामाजिक असंतुलन के परिणाम स्वरूप भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। सहकारी शब्द का अर्थ है साथ मिलकर कार्य करना। इसका अर्थ हुआ ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, वे समिति बना सकते हैं। इसे सहकारी समिति कहते हैं। यह ऐसे व्यक्तियों की स्वयंसेवी संस्था है जो अपने आर्थिक हितों के लिए कार्य करते हैं। यह अपनी सहायता स्वयं और परस्पर सहायता के सिद्धांत पर कार्य करती है। सहकारी समिति में कोई भी सदस्य व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य नहीं करता है। इसके सभी सदस्य अपने अपने संसाधनों को एकत्र करके उसका अधिकतम उपयोग करके कुछ लाभ प्राप्त करके आपस में बांट लेते हैं। सहकारी समिति संगठन का एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों के लिए मिलकर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए एक विशेष बस्ती के विद्यार्थी विभिन्न कक्षाओं की पुस्तकों उपलब्ध कराने के लिए एक सहकारी समिति बनाते हैं और वे प्रकाशकों से सीधे पुस्तकें क्रय करके विद्यार्थियों को सस्ते दाम पर बेचते हैं। क्योंकि वे सीधे पब्लिशर या प्रकाशकों से ही पुस्तकें खरीदते हैं, इसलिए मध्यस्थों का उन्मूलन हो जाता है। अब आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको इसका सार बताऊं। कुछ शब्द इस स्लाइड में आए जो बहुत आपके काम के हैं। साथ मिलकर काम करना, एक बात, एक सबके लिए, सब एक के लिए। दूसरा, मध्यस्थों के लाभ का उन्मूलन, इरेडिकेशन ऑफ मिडिलमैनशिप। हमको एक अनुभव में आता है कि किसान उपज पैदा करता है, खेती करता है, अनाज उत्पन्न करता है, सब्जी उत्पन्न करता है और बाजार में बेचता है। हमको सबको पता उसको क्या कीमत मिलती है, और जो हमारे हाथ में, उपभोक्ता के हाथ में जब वो चीज़ आती है तब क्या कीमत होती है, लागत कितने गुना बढ़ जाती है, परंतु उसका असली हक किसान को कितना मिलता है, इस सब से हम परिचित हैं। मध्यस्थ बहुत ज़्यादा हैं, मिडिलमैन बहुत ज़्यादा हैं, इनका उन्मूलन इससे हो सकता है। दूसरा, ये परस्पर सहायता के सिद्धांत पर काम करते हैं। एक उदाहरण लें। मान लीजिए आपकी कक्षा मैकेनिकल की है, उसमें लगभग फाइनल ईयर में 40-45 स्टूडेंट्स रहते हैं, और प्रिंटिंग की है तो उसमें 20-23 बच्चे। अब अगर ये मिल जाएं, एक साथ हो जाएं, तो 65 बच्चे हो गए लगभग। साल भर जब सामान्य स्थिति थी, अभी कोरोना काल को छोड़ दें, तो कॉलेज में स्टेशनरी का जो आपका खर्चा है, जिसमें आपका पेन, पेंसिल, रबड़, आपके फाइल कवर, फाइल के पेजेस, आपकी ड्राइंग शीट्स, ये जो भी स्टेशनरी के खर्चे हैं, रजिस्टर,
इन सब का कुल कीमत लगभग 500 रुपये तो आता है साल भर का। अब अगर 500 रुपये आता है और जब हमें आवश्यकता होती तब हम जा कर के खरीद लेते हैं, बहुत साधारण सा काम करते हैं। एक असाधारण काम कर सकते हैं क्या? हम 500 रुपये एक साथ इकट्ठा कर ले, 65 जने, मान लीजिए 60 जने थे, तो हमारे पास इकट्ठे हो गए 60 गुणा 500, 30,000 रुपये। और अब एक साथ हम क्रय करें फाइल कवर, फाइल पेपर, इरेजर, पेंसिल और जो भी स्टेशनरी अन्य सामग्री है वो, तो आप खुद सोच सकते हैं सस्ता पड़ेगा ना? निश्चित रूप से ये सहकारिता है। वो जो पैसे बचे आपस में बांट लीजिए। ऐसे ही मान लीजिए गली के अंदर कोई 10 परिवार रहते हैं, प्रति माह का किराने का सामान, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसमें शैम्पू, तेल, साबुन ये सब होते हैं, इसका एक औसत घर का खर्च देखें 10,000 रुपये आता महीने का, 8 से 10,000 रुपये। ठीक है, अब 10 घर इकट्ठे हो जाएं, 1 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं। एक साथ साबुन खरीद सकते हैं, एक साथ शैम्पू खरीद सकते हैं, एक साथ आप तेल खरीद सकते हैं, सस्ता पड़ेगा, आपस में बांट लीजिए। सहकारिता ये है। और हमारे देश में सहकारिता बहुत सफल हुई है। अमूल के उत्पाद आप प्रयोग में लाते हैं, दूध लाते हैं, दूध से बने बहुत सारे प्रोडक्ट काम में लेते हैं, आइसक्रीम काम में लेते हैं। और अमूल से नज़दीक और जाए तो हमारे शहर अजमेर में सरस डेयरी भी है, दुग्ध उत्पादन और वितरण सहकारी संघ है ये। तो इस प्रकार सहकार की भावना होती है। अब इसके लक्षण क्या है ये हम देखेंगे। अमूल का एक उदाहरण यहाँ आपकी स्क्रीन पर है सामने। अमूल प्रतिदिन 21 लाख, ये सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक है उससे लिया गया, उन्हीं का साभार है। और ये डेटा पुराने हो सकते हैं, थोड़े करीब 7-8 साल पुराने, पर फिर भी प्रासंगिक हैं। अमूल प्रतिदिन 21,20,000 किसानों से, जिसमें अनेकों अनपढ़ है, 4,47,000 लीटर दूध इकट्ठा करता है। दूध को पैकिंग के हुए ब्रांड में प्रोडक्ट में बदलता है, 6 करोड़ मूल्य का माल देश भर के 5 लाख फुटकर रिटेल सेंटर्स पे पहुंचाता है। इसका प्रारंभ दिसंबर 1946 में किसानों के समूह द्वारा किया गया, जो स्वयं को मध्यस्थों के चंगुल से मुक्त कराना चाहते थे और बाजार में सीधे पहुंचना चाहते थे। जैसे आप सीधे प्रकाशक के पास जा रहे थे किताब खरीदने, आप सीधे मैन्युफैक्चरर के पास जा रहे थे सामान खरीदने, सीधे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा सकते हैं, सीधे होलसेलर के पास जा सकते हैं बजाय रिटेलर के पास जाने से। तो जितनी चेन कम करेंगे उतना फायदा होगा। आनंद गांव है गुजरात में, वहाँ केरा जिला दुग्ध सहकारिता संघ जो अमूल के नाम से प्रसिद्ध है, उसने चमत्कारिक विस्तार किया। अभी वही आंकड़ा वापस है, 21.2 लाख किसान, 10,411 ग्राम स्तर के दूध एकत्रीकरण केंद्र, 14 जिला स्तर के संयंत्र प्लांट गुजरात सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ की देखरेख में संचालित कर रहा है। अमूल ब्रांड है आज की तारीख में, जिसमें तरल दूध, पाउडर, मक्खन, घी, पनीर, कोको प्रोडक्ट, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, गाढ़ा किया हुआ दूध, इसके सब ब्रांड भी हैं, जैसे अमूल स्प्रे, अमूल लस्सी, अमूल्या, न्यूट्रामूल। और ये तेल बेचने के नाम पर ये धारा, लोक धारा, जल धारा, फलों का रस सफल के नाम से भी बेचते हैं। तो ये सफल कहानी हमारे सामने है अमूल की सहकारिता पर। सहकारी समिति की क्या विशेषताएं होती हैं, पिछली स्लाइड्स में भी हमने पढ़ा। स्वैच्छिक संस्था, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, खुली सदस्यता है, ओपन मेंबरशिप है, पृथक वैधानिक इकाई है, यानी आप उस सहकारी समिति के नाम से संपत्ति खरीद सकते हैं। फिर वित्तीय स्रोत है, सहकारी समिति लोन ले सकती है, सहकारी समिति आपस में लोगों से पैसा ले सकती है, सेवा उसका उद्देश्य है। और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण हम आगे पढ़ेंगे, मताधिकार। इसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम का उपयोग होता है, यानी एक व्यक्ति और एक मत, ना कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जहां एक शेयर और एक वोट होता है। ठीक है। सहकारी समिति की विशेषताएं डिटेल में। स्वैच्छिक संस्था, एक सहकारी समिति व्यक्तियों की स्वैच्छिक संस्था है। एक व्यक्ति किसी भी समय सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है और जब तक चाहे बना रह सकता है। इसकी सदस्यता खुली है
इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जाति, वर्ण और धर्म, इसके आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। पृथक वैधानिक इकाई है। इसमें सदस्य पूंजी लगा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद समिति खुद लोन ले सकती है, सरकार से सब्सिडी भी ले सकती है। इसका उद्देश्य सेवा है और मताधिकार, केवल एक मत देने का अधिकार होता है, चाहे कितने भी उसके पास शेयर क्यों न हो। आपको अजमेर का भी उदाहरण दें, आपको गर्व होना चाहिए। आजकल तो हम बहुत ज़्यादा नाम सुनते हैं, रिलायंस मार्ट और जियो मार्ट और कई सारे रिटेल ब्रांड्स है, बिग बाज़ार। पर आज के कई वर्ष पहले 1980-85 के ज़माने भी अजमेर में सहकारी एक उपभोक्ता केंद्र था। वो डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप था उस ज़माने में, जहाँ ये कॉन्सेप्ट भी सामान्य तौर पर प्रचलित नहीं था। वहाँ पर अपना बाजार पड़ाव केंद्र था और आज वो स्वयंसेवी महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। वो भी सहकारिता के सिद्धांत पर उपभोक्ता सहकारी समिति है। सहकारी समिति के प्रकार: उपभोक्ता सहकारी समिति, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उत्पादक सहकारी समिति, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी विपणन समिति, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, सहकारी वित्तीय समिति, फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वगैरह शामिल होते हैं, सहकारी सामूहिक आवास समिति। उपभोक्ता सहकारी समिति अभी स्पष्ट मैंने किया, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं, मध्यस्थों का उन्मूलन करती हैं। उदाहरण अपना बाजार अजमेर में था, इस सुपर बाजार या केंद्रीय भंडार। उपभोक्ता सहकारी समिति छोटे उत्पादकों को उत्पादन के लिए कच्चा माल, मशीन, औजार, उपकरण, उनके हितों की रक्षा के लिए बनाई जाती है। सहकारी विपणन समिति जैसे अमूल दुग्ध, सरस। सहकारी वित्तीय समिति, शहरी बैंक, ग्राम सेवा बैंक, सहकारी ऋण समिति, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये सब इसके उदाहरण हैं। सहकारी सामूहिक आवास समिति, ये भूमि क्रय करके मकान, फ्लैटों का निर्माण करती है, उनका आवंटन करती है बाद में। अब इसके लाभ देखें: स्वैच्छिक संगठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, खुली सदस्यता, मध्यस्थों के लाभ का उन्मूलन, सीमित देनदारी, स्थिर जीवन। ये हम डिटेल में पहले ही भी पढ़ चुके हैं। अब हम सीमाएं देखें: लैक ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरण की कमी। ऐसा होता है जब आप सेवा के लिए काम करते हैं तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहें जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप प्रॉफिट के लिए काम करते हैं तो हमेशा मोटिवेशन का लेवल, अर्थ आज के इस वर्तमान युग में मोटिवेटेड आदमी पैसा देख करके हो जाता है, पर सेवा के लिए काम करें हमेशा मोटिवेटेड रहे जरूरी नहीं है। लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि जो लोग इसके मेंबर बनते हैं सामान्यतः किसान या सामान्यतः अल्प आय वर्ग के लोग ही होते हैं, अतः कैपिटल की कमी रहती है। फिर उनको मैनेजरल कोई एक्सपीरियंस नहीं होता तो प्रबंध में भी समस्याएं रहती हैं। कमिटमेंट का अभाव तो होता ही है और सहयोग की कमी से भी परेशानियां होती हैं। अब इनमें अंतर देखें: फॉर्मेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू वन क्लास, या तो सारे किसान होंगे या सारे मिडिलमैनशिप होंगे या सारे मध्यम आय वर्ग के लोग होंगे, अल्प आय वर्ग के लोग होंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो शेयर खरीदना है, कोई भी खरीदे, अमीर भी उसका मेंबर हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। प्रॉफिट मोटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिना प्रॉफिट मोटिव की चलती है, सर्विस उसका मोटिव है। जॉइंट स्टॉक कंपनी प्रॉफिट मोटिव से चलती है। ऑब्जेक्टिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव है केवल और केवल मात्र सेवा करना और मिडिलमैन का उन्मूलन। जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ मेंबर्स 10 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। जॉइंट स्टॉक कंपनी में 7 हो सकते हैं, वहाँ भी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। कस्टमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेलर्स बायर जनरली सेम होते हैं, वहाँ पर डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से वोटिंग राइट सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, 1 मैन 1 वोट, जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में 1 शेयर 1 वोट होता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जनरली नहीं होता है, शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी में होते हैं। मैनेजमेंट, ओनली मेंबर्स कैन टेक पार्ट इन मैनेजमेंट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, whereas in joint stock company outsiders may also take part in management. Legislation, it is regulated by cooperative societies and it is regulated by Companies Act. लास्ट सभी का कंपैरिजन देखें तो मैक्सिमम ईज कहाँ है, अधिकतम आपको सुविधा कहाँ है और हार्ड क्या है वो देखते हैं। पूंजी की उपलब्धता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? कंपनी टाइप में। सबसे कम सोल ट्रेडिंग में। स्थापना की लागत, पैसा सबसे ज़्यादा किस में लगता है? कंपनी में। सबसे कम कहाँ लगता है? सोल ट्रेडिंग में। ईज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना आसान, सबसे आसान एकल स्वामित्व, सबसे कठिन कंपनी है। स्वामित्व का स्थानांतरण,
सबसे आसान कंपनी में स्टॉक एक्सचेंज जाओ, शेयर बेच दो। सबसे मुश्किल सोल ट्रेडिंग में अपना बिजनेस बेचना है, भारी काम है। प्रबंधक की योग्यता सबसे बेटर क्वालिटी के मैनेजर्स कहाँ मिलते हैं? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में। सबसे कम क्वालिफाइड मैनेजर्स कहाँ मिलेंगे? सोल ट्रेडिंग में। अंतर नियम यानी जो इंटरडिसिप्लिनरी रूल्स होते हैं वो सबसे आसान होते हैं एकल स्वामित्व में, सबसे कठिन होते हैं कंपनी में। फ्लेक्सिबिलिटी सबसे आसान होती है एकल स्वामित्व में, सबसे कठिन होती है कंपनी में। कंटिन्यूटी लॉन्ग लाइफ होती है कंपनी की, एकल स्वामित्व की सबसे कम। लाइबिलिटी सबसे कम होती है कंपनी की, सबसे ज़्यादा होती है एकल स्वामित्व की। तो इस प्रकार से हमने टाइप्स ऑफ ओनरशिप पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। धन्यवाद।